So, dear student, once again I welcome you. It is English Harnbill class 11. Chapter name is A Photograph. Shirley Toulson is the poetess. देखें स्टूडेंट, ए फोटोग्राफ शर्ली टुल्सन इसकी लेखिका हैं, इसकी कवित्री हैं और ये पार्ट थर्ड है इस चैप्टर का, इस पोएम का। इसके पहले जो भी पार्ट अपलोड किए गए हैं पिछले वीडियो हमारे चैनल पर इंग्लिश क्लास 11 है, उसका जो प्लेलिस्ट बना है जाकर के सर्च करें, उन वीडियो को अच्छे से देखें और प्रिपरेशन करें। तो इस पार्ट में हम लोग आगे चेक करेंगे जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं। देखें स्टूडेंट, जिस तरह से प्रोज पोर्शन से अभी आप लोगों को जो पहला चैप्टर पढ़ाया गया था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वो प्रोज का सेक्शन था, और यहाँ पर ये द फोटोग्राफ, ये जो है फोटोग्राफ ये पोएम वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से प्रोज में एक्सप्लेन विथ रेफरेंस आता है, उसी तरह से पोइट्री में भी आपको एक एक्सप्लेन विथ रेफरेंस दिया जाएगा करने के लिए, जिसमें हमने बता रखा है कि सबसे ज़रूरी है कि उस पाठ के जो लेखक हैं, जो आथर हैं, उसके जो कवि हैं और उस पाठ के नाम को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। आप कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ इसी चैप्टर का है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टुल्सन। ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसको अगेन और अगेन इन पोएमों को पढ़ेंगे, जानेंगे, लाइनों के आशय को समझेंगे, तब तुरंत आप समझ पाएंगे कि हाँ इसी चैप्टर का, इसी पोएम का है, इसके आथर हैं, इसके पोएटे हैं और ये चैप्टर है। ठीक है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस का सबसे अहम भाग होता है। उस प्रकार से इसमें जो सेंट्रल आइडिया आता है, जैसे यहाँ पर देखें, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ जो पोएम है इसका सेंट्रल आइडिया लिखिए। ठीक है, ये काफ़ी अहम है। और किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है उसका मुख्य विचार। आप उस पोएम को पढ़े हैं, उस पोएम के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया बस यही है। उस पोएम के बारे में आपका क्या भाव है, क्या विचार है, उसको बस इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर दीजिए अपनी भाषा में, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ए फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया पहले देखते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन विथ रेफरेंस चेक करते हैं। आइए देखिए, हम नोट किए हैं यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है, इसका सेंट्रल आइडिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे, द पोएम ए फोटोग्राफ इज कंपोज्ड बाय शर्ली टुल्सन। यह जो कविता है सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत, यह जो कविता है फोटोग्राफ, यह शर्ली टुल्सन लेखिका के द्वारा रचित है, लिखा गया है। द पोएटिस डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर्स एज एंड हर मेमोरीज विथ द प्रोसेस ऑफ टाइम। देखिए, यहाँ पर जो कवित्री है, पोइटिस है, डिस्क्राइब्स अबाउट हर मदर्स, अपनी मदर के बारे में वर्णन की हुई है, लिखी है इन लाइनों में। किसके बारे में? हर एज एंड हर मेमोरीज, माने उसकी उम्र क्या है, उसकी स्मृतियाँ क्या हैं, यादें क्या हैं, विथ द प्रोसेस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ ही साथ अपने उस मदर के बारे में जिक्र करती हैं कि किस प्रकार से उनका उम्र परिवर्तित हुआ और उनकी जो यादें हैं, उनकी जो स्मृति है, इन चीज़ों के बारे में जो लेखिका शर्ली टुल्सन जी हैं इसमें अभिव्यक्त की हुई हैं। नेक्स्ट है, द पोएटिस सेज दैट इट सीम्स आफ्टर सी द फोटोग्राफ मदर्स फेस was very sweet and she looked 12 years old girl of before her born। देखें, द पोएटिस सेज दैट, कवित्री का क्या कहना है, वह कहती हैं कि इट सिम्स, ऐसा लगता है, आफ्टर सी द फोटो ऑफ हर मदर, ऐसा लगता है कि उनकी माँ का जो फ़ोटो वहाँ पर टंगा है, उस फ़ोटो को देखने के बाद क्या प्रतीत होता है, सिम्स, ऐसा लगता है कि उनके मदर का जो चेहरा है काफ़ी प्यारा सा था। वाज वेरी स्वीट, प्यारा सा चेहरा था। एंड सी लुक्स 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, और उनकी जो उम्र है ऐसा लगता था कि वह 12 वर्ष की लड़की थी उस वक्त। बिफोर हर बार्न, माने लेखिका की जन्म से पहले, उनके जन्म से पहले उनके मदर की जो उम्र थी वह 12 वर्ष का था। उस फोटो को देख करके ऐसा लगता था।
द पोइटिस सेज दैट हर मदर वेंट टू बीच विथ हर कंपेनियंस टू प्रोसेस द हॉलीडेज। देखिए यहाँ पर कवित्री का जिक्र कर रही हैं। वह कहती हैं कि उनकी जो माँ मदर थी वह ये बीच माने समुद्र तटों पर वेंट माने जाया करती थी विथ हर कंपेनियंस माने अपने साथियों के साथ। क्या करने के लिए? टू पासेस द हॉलीडेज, छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए। जो छुट्टियां हैं उनको गुजारने के लिए, व्यतीत करने के लिए समुद्र तटों पर जाया करती थी अपने साथियों के साथ। इन द लास्ट पोइटिस एक्सप्रेसेस हर सारो, अंत में जो कवित्री हैं एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती हैं, हर सारो माने अपने उस दुखों को, अपने दुख को व्यक्त करती हैं। रिमेंबरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, यानी अतीत की, पास्ट मैंने अतीत की जो स्मृतियां हैं उनको याद कर करके वो काफ़ी दुखित होती हैं और उन दुखों को, वेदनाओं को इन पंक्तियों में वह प्रस्तुत करती हैं, व्यक्त करती हैं। तो ये छोटा सा सेंट्रल आइडिया है, इसको नोट कर लें। और आगे चलिए एक्सप्लेन विथ रेफरेंस की तरफ। तो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेनेजा, जो नीचे लिखित स्टेनेजा हैं, पंक्तियाँ हैं, उनका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस कंटेक्स्ट सहित करना है, लिखना है। तो इसके लिए हमने बताया कि सबसे पहला चीज़ ये है कि रेफरेंस लिखना पड़ता है जिसमें एक कवि का नाम और उस चैप्टर का नाम बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप कविताओं को पढ़िए, इनका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जिस प्रकार से वहाँ पर गद्य अवतरण में देखे थे प्रोज में, उसी तरह से पोइट्री में भी लिखना पड़ता है। तो एक द कार्डबोर्ड से लेकर के कैमरा तक इसको आइए चेक करें। देखिए इस तरह से पोएम दे दिया जाएगा, इसका एक्सप्लेन विथ रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप जान पाएंगे कि हाँ इसी पाठ का है, उसके ये पोएट हैं। तो लुक्स इट, देखिए यहाँ से दिया है द कार्डबोर्ड सोज मी से लेकर के यहाँ कैमरा तक, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आप क्या हेडिंग देते हैं? रेफरेंस, ठीक है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाय शर्ली टुल्सन। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ता है रेफरेंस में। नीचे लिखित जो पंक्तियाँ हैं वह फोटोग्राफ चैप्टर से ली गई हैं और इसके जो लेखिका हैं वो शर्ली टुल्सन है। ये रेफरेंस में है, ये सबसे अहम पोर्शन होता है किसी भी एक्सप्लेन विथ रेफरेंस का। ये गलत होगा तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। अगला हेडिंग देना है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट माने होता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब इसमें बताया गया कि जो कवि है, कवित्री हैं, क्या चीज़ किसके बारे में इन कविताओं में जिक्र की हैं, थोड़ा सा उसकी विवेचना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि द पोइटिस एक्सप्रेसेस हर आइडिया अबाउट हर मदर्स चाइल्डहुड इन दिस पोएम। द पोइटिस एक्सप्रेसेस हर आइडिया अबाउट हर मदर्स चाइल्डहुड इन दिस पोएम। तो इस पोएम में जो कवित्री हैं वो एक्सप्रेसेस माने क्या व्यक्त करती हैं? अपने उन विचारों को अपने मदर के बारे में, खास करके उनके बाल्यावस्था के, ठीक है। अपने मदर के उस चाइल्डहुड माने बाल्यावस्था के बारे में उन्होंने जिक्र किया है उस फोटो को देख देख करके, ठीक है। फिर अगला चीज़ होता है एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है, उसको सिंपल से साधारण से शब्दों में, ठीक है। तो इसके लिए आप अगेन और अगेन उनका प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें और आराम से लिख पाएंगे, ठीक। देखें यहाँ पर हमने लिखा है कि द पोइटिस लुक्स द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर इन दिस पोएम। तो यह जो पोएम दी गई है, इस पोएम में जो कवित्री हैं वो क्या करती हैं कि अपने उस मदर के फ़ोटो को देखती हैं और फिर उसके बारे में आगे बताती हैं। सी सेज क्या कहती हैं? सी सेज दैट द टू गर्ल कजिन्स होल्ड हर मदर हैंड्स एंड वेंट पैडलिंग। यह बोलती हैं फ़ोटो को देख करके कि ये जो दोनों चचेरी बहनें हैं वो उनकी माँ के हाथों को पकड़ी हुई पानी में थपथपाती हुई चलती हैं, जाती हैं। आगे क्या बोलती हैं? द पोइटिस सेज दैट हर मदर वाज बिग गर्ल इन थ्रीज। आगे उन पंक्तियों में बताया गया है कि कवित्री ये बोल रही हैं कि उनकी जो मदर थी वो तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट है
हर मदर्स एज वाज नियरली 12 ईयर्स, और उनकी जो मदर का उम्र था लगभग 20 वर्ष 12 वर्ष का था। एंड सी सेज दैट द 3 गर्ल्स वाज स्टूड स्टील। आगे ये बता रही हैं कि तीनों जो लड़कियां थी उनकी माँ को लेकर के, सी सेज दैट द 3 गर्ल्स वाज स्टूड स्टील, स्टील माने स्थिर, स्थिर जड़वत, स्थिर होकर के तीनों खड़ी थी। और दे वेर स्माइलिंग एंड सीइंग देयर अंकल, क्या कर रही थी? स्माइलिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए अपने उस चाचा की तरफ देख रही थी, चाचा को देख रही थी। हु वाज टेकिंग देयर फोटो विथ देयर कैमरा, जो उस कैमरे के साथ उन लोगों का तस्वीर खींच रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल सिंपल से साधारण से भाषा में एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो थैंक यू स्टूडेंट। और जो भी इसमें एक्सप्लेन विथ रेफरेंस है उसका आप लोग प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें।